तो ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों हमारा बैंक ऑडिट चल रहा है। बैंक ऑडिट के अंतर्गत अपन ने टाइप्स ऑफ बैंक, अपन ने सबसे पहला कंसेप्ट पढ़ा था, अलग अलग प्रकार के बैंक होते हैं। एक होता है कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पेटीएम बैंक, दैट इज पेमेंट बैंक, या फिर डेवलपमेंट बैंक होता है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है। बैंक का जो माई बाप होता है वो कौन होता है बेटा? आरबीआई। आरबीआई क्या क्या काम करता है भाई? तो डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ बैंक करता है, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ एनबीएफआईज करता है, ठीक है। मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी बनाता है, रेगुलेटरी रेगुलेशन ऑफ करेंसी करता है, बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होता है, रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ द कमर्शियल एंड अदर बैंक। इसके अलावा अपन ने आरबीआई के बारे में कुछ और बातें समझी थी, सॉरी बैंक्स के बारे में कुछ और बातें समझी थी कि बैंक के ऊपर एक नहीं अनेकों एक्ट लगते हैं। अनेकों एक्ट में भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, आरबीआई एक्ट लगता है, फेमा लगता है, एसबीआई एक्ट लगता है, एसबीआई सब्सिडरी एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट लगता है, रीजनल रूरल बैंक एक्ट लगता है, बैंकिंग कंपनी एक्विजिशन ट्रांसफर एक्ट लगता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगता है, सरफाईसी एक्ट लगता है, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लगता है। बैंक के बारे में अपन ने कुछ खास बातें समझी थी कि वॉल्यूमिनस ट्रांजैक्शन होते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद प्रोडक्ट जो है काफी डाइवर्सिफाइड होते हैं। इसके अलावा एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, और स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड कंप्लायंसेस होता है। फिर हमने ये भी बात किया था कि भैया जो बैंक ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करता है दो प्रकार की होती है। एक तो होता है मेन स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, और उसके साथ होते हैं कुछ अटैचमेंट। मेन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में बताना पड़ता है कि बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है, पीएनएल ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ट्रांजेक्शन जो भी है वो विद इन द पावर्स ऑफ द बैंक है, और जो भी ब्रांचेस वगैरह से बैंक्स की जो डिटेल आई है वो एडिक्वेट है फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। इसके अलावा कुछ एडिशनल रिपोर्ट्स होती है, जिसके अंतर्गत अपन ने देखा था लोफर होते हैं, इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट होती है। इसके अलावा फिर हमारी एसएलआर रिक्वायरमेंट की होती है, ट्रेजरी ऑपरेशंस की होती है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को लेकर के होती है, सीरियस इरेगुलरिटीज को होती है, घोष कमेटी की रिपोर्ट होती है जो कि बात करती है इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, और जिलानी कमेटी की रिपोर्ट होती है जो कि बात करती है फ्रॉड्स के ऊपर। सॉरी, घोष कमेटी की बात करते हैं फ्रॉड के ऊपर, और जिलानी की इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। लोफर के बारे में अपन ने समझा था कि ये जो लोफर की रिपोर्ट होती है ये सिर्फ किसके पास जाती है? आरबीआई के पास। इसके अंदर एक क्वेश्चनर होता है, और बेसिकली ये कभी भी जनरल पब्लिक के बीच में नहीं रखी जाती। इसके अलावा ये कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है किसका? ऑडिट रिपोर्ट का। ऑडिट रिपोर्ट का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। 30 जून हर साल 30 जून के बाद पहले अपन को क्या इशू करना पड़ता है? लोफर। चलिए भाई, इसके अलावा अपन ने समझा था अकाउंटिंग सिस्टम समझने के लिए समझना पड़ेगा बैंक में 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, नॉन कंप्यूटराइज, पार्शियली कंप्यूटराइज और फुली कंप्यूटराइज्ड। इसके अलावा अपन ने समझा था कि बैंक ऑडिट करना है तो सबसे पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा, और फिर समझना पड़ेगा उसका इंटरनल कंट्रोल। प्लान बनाना है, इंटरनल कंट्रोल समझना है। इंटरनल कंट्रोल में अपन को 6 प्रकार की बातें करनी है, हु व्हाट व्हेन वेयर बाय हाउ। हु व्हाट व्हेन वेयर बाय हाउ, हु व्हाट व्हेन वेयर बाय हाउ। तो भैया किसने परफॉर्म किया है कंट्रोल को, क्या परफॉर्म किया है कि नहीं किया, उसके लिए कोई एविडेंस है क्या? कब परफॉर्म किया, कहां परफॉर्म किया, क्यों परफॉर्म किया जा रहा है, और कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। इसके बाद एंगेजमेंट टीम से डिस्कशन होता है, उसके कुछ बेनिफिट्स और मैटर्स अपन ने देखे थे। मैटर्स को याद किया था P3MRF, याद होगा बेटा, P फॉर प्रोबेबल एरर, P फॉर प्रायर एयर की। उसके बाद फिर अपन ने प्रोफेशनल स्कैपिज्म देखा था, M से MMS देखा था, R से रिस्क देखा था, और F से फ्रॉड देखा था। बेनिफिट देखा था कि भैया आप इनसाइट्स जो भी नॉलेज होते हैं बैंक्स के वो आपस में शेयर कर पाते हैं, एक्सचेंज हो पाती है इन्फॉर्मेशन, और अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है मेंबर्स को कि भाई ऑडिट को कैसे करना है, एनटीई को कैसे सेट करना है। इसके अलावा अपन ने इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसीज देखी थी, ठीक है। इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसीज के बारे में आज भी अपन थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे, कल की क्लास में भी अपन ने समझा था। इसके अलावा अपन ने बातें किया था कि अपॉइंटमेंट वगैरह ऑडिटर का कैसे होता है। तो अपॉइंटमेंट भाई अगर नेशनलाइज बैंक की बात की जाए तो बीओडी करता है विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, आरआरबी में बीओडी करता है विद अप्रूवल ऑफ सीजी, और बैंकिंग कंपनीज का कौन करता है दोस्तों? शेयर होल्डर, प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। इसके अलावा हमने बातें किया था और किसके बारे में? एडवांसेस के बारे में, जो कि मेन एसेट्स होती हैं किसकी? बैंक्स की। जो एडवांसेस होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, टर्म लोन होता है, सीसी होता है, बिल डिस्काउंटेड होता है, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द प्रॉफिट शेयरिंग होता है, ठीक है, रिस्क शेयरिंग होता है, या फिर इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन्स होते हैं। इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो उस डिस्क्लोजर्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ था। अब आते हैं मेन चीज पर, डेट इज हमारा क्लासिफिकेशन जो होता है वो 2 चीजों पे होता था, एक होता है स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है एनपीए। व्हाट इज स्टैंडर्ड एसेट? इसमें भाई कोई दिक्कत की ज्यादा बात समझ में आ नहीं रही है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट की बात की जाए दोस्तों तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 चीजों के बारे में वर्किंग होती है। एक होता है स्टैंडर्ड रेगुलर, और एक होता है एसएमए स्पेशल मेंशन। तो एसएमए दैट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट, एसएमए में भी 0 होता है, 1 होता है और 2 होता है। जैसे ही एसएमए 2 क्रॉस करते हैं हम कहां चले आते हैं? एनपीए में चले आते हैं। एनपीए में पहली चीज होती है सब स्टैंडर्ड, फिर होती है हमारी
डाउटफुल, और फिर होती है हमारी लॉस। अगर मान लीजिए आपने आज लोन लिया है, लोन लेने के बाद इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को आपने पे नहीं किया अगर टर्म लोन के, और 90 दिन तक के अगर आपने पे नहीं किया है, तो उस कंसेप्ट में आपको क्या हो जाता है दोस्तों, सब स्टैंडर्ड। क्या हो जाता है दोस्तों, सब स्टैंडर्ड। 90 दिन तक के पे ना करने पर 90 दिन के बाद से सब स्टैंडर्ड चलेगा, जो कि अगले 12 महीने तक चलता है। 12 महीने के बाद एक साल वो क्या रहेगा, डाउटफुल। डाउटफुल का होता है D1। उसके अगले 2 साल तक चलेगा क्या, D2, दैट इज थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, और उसके बाद आ जाता है दोस्तों D3। ये जो D1 है, D2 है, D3 है, या ये मैंने आपको जो बताया, ये सारी चीजें इसलिए बताई ताकि आप प्रोविजनिंग कर पाए। प्रोविजनिंग के लिए अपन समझ चुके हैं दोस्तों कि अगर मान लीजिए सिक्योर्ड एसेट है और अगर स्टैंडर्ड है, या फिर अनसिक्योर्ड, या फिर अगर मान लीजिए अगर सिक्योर्ड एसेट है और अगर मान लीजिए क्या है, स्टैंडर्ड है, या अनसिक्योर्ड भी और स्टैंडर्ड है, तो उसमें आपको प्रोविजन बनाना है 0.4% का। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो फिर हो जाता है 15, 25, 40, 100। अगर ये बात करें हम किसकी, सिक्योर्ड की, और अनसिक्योर्ड की बात की जाए तो फिर कितना हो जाता है, 25, 100, 100, 100, 100। समझ में आ गया। लॉस एसेट जो होती है वो लॉस एसेट बेसिकली तभी हो पाएगी जब आरबीआई का कोई इंस्पेक्टर, या फिर हमारा इंटरनल ऑडिटर, या फिर हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर, या फिर मान लीजिए बैंक का कुछ भी मैनेजर वगैरह खुद ये बोल दे कि भैया इस एसेट से पैसा मिलेगा नहीं, तो फिर ऐसे केस में अपन उसे क्या मान लेते हैं, लॉस एसेट मान लेते हैं। बताइए कोई भी डाउट यहाँ पे? ओके। जब सिक्योर्ड होती है कोई भी एसेट तो सिक्योर्ड करना पड़ता है, सिक्योरिटी को क्रिएट करना पड़ता है। सिक्योरिटी को क्रिएट करने के अलग अलग तरीके अपन ने यहाँ पर देख चुके हैं, जैसे एक होता है मॉर्गेज, एक होता है प्लेज, एक होता है हाइपोथेकेशन, एक होता है लीन, एक होता है असाइनमेंट, वेरी गुड, और एक होता है सेट ऑफ। ठीक है, अगर अपन बात करें दोस्तों, सबसे पहला कंसेप्ट दैट इज व्हाट अबाउट द मॉर्गेज। मॉर्गेज किसका होता है बताइए? ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होता है दोस्तों, मॉर्गेज होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होता है दोस्तों, प्लेज होता है। ठीक है, हाइपोथेकेशन, अगर मान लीजिए कोई भी ऑटोमोबाइल वगैरह होते हैं, जनरली इनको हाइपोथेकेट किया जाता है। अगर मॉर्गेज की भी बात की जाए, दो प्रकार के मॉर्गेज, एक होता है इक्विटेबल, एक होता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में हम आपको टाइटल भी आपके नाम पे कर देते हैं, और इक्विटेबल मॉर्गेज में हम टाइटल आपके नाम पे नहीं करते, सिर्फ आपको पेपर्स दे देते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी होता है, किसमें, हाइपोथेकेशन में, कि गाड़ी तो मेरे ही नाम पे रहेगी, लेकिन हाँ वो उसके पेपर्स आपको दे दिए जाते हैं, और साथ ही साथ एक पहला चार्ज आपको मिल जाता है कि गाड़ी जब भी बेची जाएगी उसका पहला पैसा आपको दिया जाएगा। इसके अलावा हो जाता है सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब बेसिकली जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल अपना ही डेबिट बैलेंस है, लाइक एफडी वगैरह है मेरी, तो मैंने एफडी के बिहाफ पे क्या ले लिया, लोन ले लिया, तो एफडी को ही मैंने गिरवी रख दिया। तो ये कंसेप्ट हो जाता है जिसे अपन बोलते हैं सेट ऑफ। मेरे डेटर्स वगैरह LIC पॉलिसी है, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, असाइन कर सकता हूँ। एंड लास्ट हो जाता है हमारा क्या दोस्तों, लीन। लीन मतलब बेसिकली क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी मेरी प्रॉपर्टी है, वो मैंने प्रॉपर्टी बैंक को दी, और बैंक को देने के बाद अब मैंने कुछ पेमेंट कर दिया, और मैं अब अपना हिस्सा कुछ प्रॉपर्टी का अपना लेना चाहता हूँ, तो बैंक मुझे देता नहीं है। इस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं जनरल लीन। याद आ रहा होगा ये सब? चलिए, इसके बाद अपन ने प्रूडेंशियल नॉर्म्स के लिए पढ़ा था एनपीए के बारे में। जैसे मैं आपको बता ही रहा था कि एनपीए भाई तभी होगा जब टर्म लोन आपने 90 दिन से ज्यादा दिन तक के प्रिंसिपल या अमाउंट को पे नहीं किया होगा। टर्म लोन के अलावा सीसीओडी भी होता है। सीसीओडी के केस में बोला गया कि अगर आप आउट ऑफ ऑर्डर चले आते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर होने का मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सॉरी आपका जो बोलना चाहिए, जो भी आपका एक ड्रॉइंग पावर होती है और एक क्या होती है, सैंक्शन लिमिट होती है। अगर मान लीजिए आपका ड्रॉइंग पावर से ऊपर अगर आपने पैसे को ले रखा है, ठीक है, निकाल करके रखा हुआ है, और कंटिन्यूसली आउटस्टैंडिंग है अगर वो, तो वो अकाउंट किस में चले जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। या फिर अगर मान लीजिए आपने उसे ड्राइंग पावर के नीचे तो रखा है, लेकिन 90 दिन हो गए, आपने एक पैसा भी उस अकाउंट में अभी रीपे नहीं किया है, तो भी क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। या फिर आपने पैसा रीपे तो किया, लेकिन वो इतना कम पैसा है कि उससे ब्याज भी उसका वसूल नहीं हो पा रहा है, तो भी वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर। एक बार आप आउट ऑफ ऑर्डर हुए तो आप क्या हो जाएंगे, एनपीए। याद आ रहा है ये चीज? चलिए, इसके अलावा अगर बिल डिस्काउंटेड की बात की जाए, तो अगर बिल रिमेन ओवरड्यू हो जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 90 डेज एंड अबव, तो भी वो क्या हो जाता है दोस्तों, एनपीए। चलिए, यहां तक कि अपनी कल बातचीत पूरी हो गई थी, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। ठीक है, आज अपन आगे बातचीत करेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों, अब होता क्या है दोस्तों, यहां पर एनपीए अकाउंट शो करना किसी भी बैंक के लिए अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात है, ऑब्वियस सी बात है। आपने लोन दिया है, सामने वाला लोन रीपे नहीं कर रहा है, चलो माना ये सामने वाले की गलती है, लेकिन नाम तो किसका खराब होगा, बैंक का। जैसे कि तुम नहीं पढ़ोगे, नाम मेरा ही बर्बाद होना है। तुम तो बर्बाद हो गए होगे, मेरे को भी लेके डूबोगे कि ठीक है नाटा में ही नहीं पढ़ाया,
तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, आपको पढ़ना जरूरी है। वैसे ही बैंक वाला कितना भी तहकीकात कर ले, लोन रीपे करने वाला सामने का काम है। अब सामने वाला लोन रीपे नहीं करते, इससे दोनों डूबते हैं। लोन जिसने रीपे नहीं किया वो तो डूबता ही डूबता है, लेकिन साथ ही साथ बैंक को भी लेकर के डूब जाता है, क्योंकि बैंक में ये हो जाता है कि मैनेजर ने लगता है अच्छे से क्या नहीं की होगी, तहकीकात नहीं की होगी। भाई की थी तहकीकात लेकिन नहीं हो पाया, सामने वाला करप्ट निकला। तो ऐसे केस में कई बार बैंक मैनेजर और जो सामने जिसने हमसे लोन लिया ना, वो लोग मिलजुल करके काम कर देते हैं। वो बोल देते देख भाई, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब एनपीए निकाला जाता है, ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं, ये से रेगुलराइज्ड करवा देते हैं। क्या करा देते हैं, रेगुलराइज, कि भाई थोड़ा पैसा तो डाल, थोड़ा सा डाल दे काम का, ताकि अभी मैं दिखा दूं कि हाँ ये आ गया है पैसा, फिर बाद में भाई तू ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तो दिखा, नहीं तो मेरे यहाँ पे एनपीए की बाढ़ लग जाएगी। भाई माना आपका अकाउंट एनपीए है, लेकिन एक काम करो, थोड़ा सा इनपुट कर दो, थोड़ा सा इनपुट करोगे तो भाई रेगुलराइज हो जाएगा अकाउंट, उसके बाद भाई तू निकाल लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, अकाउंट्स को रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही है नियर द बैलेंस शीट डेट। तो ये काम कब हो पाएगा, जब मैनेजर आपके साथ मिला हुआ हो, और ऐसे काम के समय पर या ऐसा कोई काम दिख रहा है तो ऑडिटर ने ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो वही बोला है, the asset classification of borrower account, whereas solitary or a few creditors are recorded before the balance sheet date, should be handled with care and without the scope of subjectivity. Where accounts indicate inherent weakness on the basis of data available, the account should be deemed to be as an एनपीए। अगर आपको समझ में आ गया, ऑडिटर ने और अच्छे से स्टडी करना चाहिए, और ऑडिटर को ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पे मैनेजर भी करप्ट और सामने वाला भी करप्ट है, मिलजुल करके कोई गेम बाजी कर रहे हैं, तो फिर ऑडिटर ने रिपोर्ट करना चाहिए कि ये रेगुलर अकाउंट नहीं है, इसे क्या किया जाए, एनपीए किया जाए। समझ में आए कि नहीं आए, पक्का। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, एक वर्ड दिया, क्या वर्ड दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है, वेरी गुड बेटा, नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया बेटा, लड़का का मतलब वही है जो लड़की नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, पता नहीं कॉमन सेंस कहां चला गया। आइए, तो अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है बेटा, कंफ्यूज ना हो जाए, एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब ये क्या बोलना चाहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवांस को गारंटी किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हर कोई एडवांस को गारंटी देगा क्या, नहीं, वो सिर्फ ऐसी कंपनी के लोन की ही गारंटी उठाएगा जो किसकी कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी, भेल सेल गेल बीपीएचपी आईओसीएल बीएसएनएल एमटीएनएल, इन लोगों ने लोन लिया, 100 करोड़ का लोन लिया, मोदी जी बोले भैया मोदी की गारंटी, अरे आया कि नहीं आया। और अब इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एडवांसेस पर गारंटी दे दी, भैया ठीक है सेल कुछ दे नहीं रहा है तुमको सिक्योरिटी के नाम पे, टेंशन मत लो, गवर्नमेंट की कंपनी है, अगर सेल कुछ नहीं देगा हम आपको अपने घर से दे देंगे। अब बैंक वाले को इसलिए सिक्योर्ड हो जाना चाहिए कि अनसिक्योर्ड फील करना चाहिए, सिक्योर्ड। अच्छा मोदी जी की गारंटी है तो एनपीए मार दे, नहीं बेटा गलती से भी नहीं करना। समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया अगर इनका ओवर ड्यू भी हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 90 दिन छोड़ो 900 दिन हो जाए, तो भी आप इसको क्या नहीं कर सकते, एनपीए नहीं कर सकते। स्टेट गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी पलट सकती है। समझ में आया? लेकिन भाई केंद्रीय सरकार का कोई टेंशन नहीं है, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट अगर क्या दे रही है, गारंटी दे रही है, उसका लिए तो आपको एनपीए करना कर सकते हो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, इतना विश्वास इतना ट्रस्ट तो रखना ही पड़ेगा आपको कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो ऑन दैट बेसिस भाई वहां पर अगर देखा जाए तो बोल दिया गया कि भैया उसे आप क्लासिफाई हमेशा स्टैंडर्ड एसेट ही करेंगे। लेकिन एक चीज सुन लो, स्टैंडर्ड एसेट करने का मतलब यह है कि आप उसकी इनकम को अक्रूवल मानोगे, लेकिन यहां मत मानना, यहां स्टैंडर्ड एसेट मानना, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन में उसकी इंटरेस्ट को कैश बेसिस पर ही लेंगे। अगर मोदी जी ने ब्याज दिया, क्योंकि बाद में सरकार बोलेगी सुनो बेटा प्रिंसिपल देने को तैयार है, ब्याज तो नहीं देंगे। समझ में आया? हो सकता है ऐसा बोले, सेटलमेंट ऐसे ही होता है। जब आप बड़ी बड़ी लड़ाइयां होंगी, आप अपने घर परिवार या फिर अपने यहाँ दोस्त यार रिश्तेदार बिजनेस में देखना, सबकी लड़ाई ब्याज में आके अटक जाती है। बोलते भैया देख मूल देने को तैयार हूं, ब्याज नहीं दूंगा। ये मान लिया क्यों वहां जाके बैठा हुआ है, आपको क्या लग रहा है वहां जाके वेटरगिरी कर रहा है क्या लंदन में? नहीं ना, एक बड़ा मेंशन है, फरारी अरारी वहां पे भी मेंटेन किया हुआ है। वो आदमी क्या बोल रहा है, मैं ब्याज नहीं दूंगा, कल बोलो मैं प्रिंसिपल पे करके इंडिया में रहने को तैयार हूं। ये तुमने इतना बड़ा ब्याज का जो मीटर चालू कर दिया 300-400 करोड़ का, वो मैं नहीं दूंगा, वो 300-400 करोड़ माफ करो, मैं अब भी आने को तैयार हूं। तो उसकी लड़ाई किसकी है? ब्याज की। ब्याज का मीटर का भी खत्म नहीं होता ना,
लोन में इसलिए तो लोग निपटे आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही भैया देख लो, मतलब जो रूल है वो ये है कि कल के दिन हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है, चलो ठीक है पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन पैसे के साथ ब्याज भी मिल जाए पक्का नहीं है, तो ब्याज को अभी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड मत करना। तो यहाँ पे दो चीजें समझी, तीन चीजें बल्कि, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवांस गारंटी वाला है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। दूसरी चीज उसको आप स्टैंडर्ड एसेट ही मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरी चीज उसके इंटरेस्ट को आप किस बेसिस पर लेंगे, कैश बेसिस पर। तो क्या बोल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस व्हेन गारंटी इज नॉट रेपुडिएटेड वुड बी क्लासिफाई एज स्टैंडर्ड एसेट बट रिगार्डेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। यहां लिख लो बेटा, दैट इज interest income will be accounted on which basis, cash basis। चलो भाई नेक्स्ट कंसेप्ट पर, ऑनलाइन वाले बच्चे जिंदा हैं बेटा? चलो ग्रेट, आइए नेक्स्ट कंसेप्ट है एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम। कंसोर्टियम क्या होता है ध्यान से समझेंगे। कंसेप्ट ये है दोस्तों कि जब एक बड़ा लोन आता है 800 करोड़ 900 करोड़ रुपए का, या मान लिया जैसा 7,000 करोड़ रुपए का, एक बैंक की औकात नहीं है, समझ में आया? मतलब औकात का मतलब ये है कि इतना रिस्क एपेटाइट नहीं है, क्योंकि क्या है कि एक ही जगह पर अपन सब लगा दें और कल के दिन वही पॉइंट डूब गया तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए देने को 7,000 करोड़ का लोन दे सकते हैं, लेकिन वो सभी को बांटना चाहते, वो एक इंसान के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अकेला डूबेगा तो सबको लेके डूबेगा। तो ऐसे केस के अंदर ना कंसोर्टियम फॉर्म किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक के पास गया कौन, विजय माल्या, बोला भैया 7,000 करोड़ का लोन चाहिए। अब भाई पंजाब नेशनल बैंक बोला ठीक है भैया रुकिए बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने सबको फोन घुमा दिया, एचडीएफसी, आईडीबीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई, सबको घुमा दिया और सबको बुला करके बोला भैया देखो 7,000 करोड़ का लोन है, मैं तो भैया देने को तैयार हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 20% मैं देने को तैयार हूं, 1,500 करोड़ रुपए, 1,400 करोड़ रुपए मैं दे दूंगा, ठीक है। बाकी लोग, आप लोग में से कोई तैयार हो देने के लिए, कुछ कुछ लगाना है, तो कोई बोलते चलो मेरा 5% लिख लो, मेरा 2% लिख लो, मेरा 4% लिख लो। सब अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से क्या कर देते हैं बताइए, पैसा लगा देते हैं। तो यहां पर अब एक लीड बैंक हो जाता है, कौन सा, जिसका पंजाब नेशनल बैंक, उसके पीछे पूरी सेना खड़ी है। इसे 7,000 करोड़ में से पंजाब नेशनल बैंक नहीं डूबा, एक्चुअली में बड़े लोन ऐसे ही होते, कॉर्पोरेट लोन ऐसे ही होते, ये कंसोर्टियम फॉर्म करके ही दिए जाते हैं ताकि वो खुद डूबे तो सबको लेके डूबे। अकेले फेल होने में मजा नहीं है बेटा, अपने आजू बाजू वाले लाइन से आगे वाले पीछे वाले हो जाए, मजा ही अलग है बेटा, जिंदगी का टेंशन ही नहीं रहता फिर तो। ऑब्वियस आता है उसमें एक हाथ पास हो जाए तो अपन को दुख हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर यही कंसेप्ट है कि भैया अपन लेके डूबेंगे तो सबको लेके डूबेंगे, तो ऑन दैट बेसिस ठीक है मेरा ज्यादा डूबा बात अलग है, लेकिन भैया सभी साथ में डूबेंगे। तो एक कंसोर्टियम वाला कंसेप्ट ऐसा होता है। अब कंसोर्टियम के अंतर्गत बोला गया है कि आपको अपनी इंडिविजुअल वर्किंग पर देखना है कि आपको एनपीए रखना है कि नहीं रखना है। मान लो आईसीआईसीआई बैंक को क्या नहीं मिल रहा है, उसका लोन का रीपेमेंट नहीं मिल रहा है माल्या से, समझ में, आईसीआईसीआई बैंक ने 400 करोड़ रुपए दिए थे, अब उसका लोन का रीपेमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो माल्या को क्या करेगी, एनपीए कर देगी। जरूरी नहीं है कि एचडीएफसी भी एनपीए कर दे, क्योंकि एचडीएफसी को लग रहा भैया मेरा तो लोन का रीपेमेंट आ रहा है, मैं तो टाइमली मिल रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आईसीआईसीआई वाले का क्या नहीं मिल रहा, टाइमली नहीं मिल रहा, तो आईसीआईसीआई वाला एनपीए करेगा बट एचडीएफसी वाला नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। तो ऐसे केस के अंतर्गत बोला गया दैट आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखना है, तो यही चीज लिखिए, कंसोर्टियम एडवांसेस शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ द रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल मेंबर बैंक। क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल मेंबर बैंक को देखनी है, एस्पेक्ट्स हैविंग बियरिंग ऑन द रिकवरेबिलिटी ऑफ द एडवांसेस वेयर द रेमिटेंसेस बाय बोरोवर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग एग्रीमेंट आर पूल्ड विद वन बैंक और द बैंक रिसीविंग रेमिटेंस नॉट पार्टिंग विद द शेयर ऑफ द अदर मेंबर बैंक, द अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज नॉट सर्विस इन द बुक्स ऑफ द अदर मेंबर बैंक एंड देयरफॉर एन एनपीए। मतलब सबको मिल रहा है, एक अकेले को नहीं मिल पा रहा है, समझ में आया? तो वो क्या करेगा, वो उसे एनपीए ट्रीट कर लेगा। एग्जाम्पल के नाम पे सर ये सबको मिल रहा है और एक को नहीं मिल पा रहा है, कैसे? देखो बेटा सबने अपना शेड्यूल भी दिया होगा कि भैया मेरे को इस महीने में इतना पैसा चाहिए, इस महीने में आपको माल्या इतना पे करना है, इस महीने में एचडीएफसी को इतना पे करना है, आईसीआईसीआई को, मिलके सब कर रहे हैं, ठीक है। लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, लेकिन सबको पैसा इंडिविजुअली मिलेगा जो माल्या देगा। माल्या सबको पैसा दे रहा है, आईसीआईसीआई को नहीं दे रहा, होगी कोई सेटिंग। अब नहीं दिया अगर आईसीआईसीआई को, तो आईसीआईसीआई ये नहीं बोल सकता मैं उसको एनपीए नहीं मानूंगा क्योंकि मेरे अलावा सारे लोगों को तो पैसा मिल रहा है, इंसान तो भला है। अरे भाई तेरे को थोड़ी ना मिल रहा है, तो तेरे को अपने इंडिविजुअल बेसिस पर क्या करना पड़ेगा,
एनपीए करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख लो बेटा। हाँ नहीं, बैंक वाइज है बेटा। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक ने एनपीए किया तो आईसीआईसीआई का एनपीए, एचडीएफसी का नहीं है। आप फेल हुए तो आप ही हो ना, आपके इर्द गिर्द वाले अगर पास हो गए तो पास ही है ना, उस चक्कर में थोड़ी ना वो हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यही वाला कंसेप्ट है, कंसोर्टियम में लिखो। हाँ आइए, चलो। तो कंसोर्टियम में समझिए क्या लिखा हुआ है, लिखना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल, माल्या wants to take loan of 7,000 crore approached PNB. PNB will contact other banks to contribute to the loan as per their will, as per their will। अपनी इच्छा से वो लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग पावर। बैंक कंप्यूट्स द ड्राइंग पावर ऑफ द बोरोवर। अभी तो पढ़ा ड्राइंग पावर, कल ही तो सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड ईदर मंथली और क्वार्टरली on the basis of value of debtors or stock as on the month end or quarter end। चलो नेक्स्ट आते हैं accounts where there is erosion in the value of the security। what is erosion? erode मतलब समझो वैल्यू खत्म ही हो गई, बर्बाद ही हो गई। मान लो एक जमाना था, आपको अगर पता हो तो क्रूड ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल फ्री में बिक रहा, समझ में आ रहा है? अभी क्रूड ऑयल कोविड के टाइम पे लाइक फ्री में बिक रहा था, नेगेटिव में वैल्यू चली गई, पता नहीं कैसे। तो भी तो वो क्रूड ऑयल ही तो हमारे लिए अभी सबसे महंगा था, अभी तो पेट्रोल ऊपर है, और उस जमाने में देखो कितने सस्ते में। वैसे अगर मान लो मैंने गोल्ड की दिया किसी को, और गोल्ड अचानक से ही बर्बाद, मतलब एकदम समझो खत्म ही हो गया, कोई लॉ ला दिया, कुछ तो भी ला दिया कि गोल्ड की डिमांड ही खत्म हो गई, तो ऐसे केस के अंतर्गत उसकी वैल्यू क्या हो गई, इरोड हो गई। तो वैल्यू अगर इरोड हो गई तो क्या करना है, तो अगर आपने कोई भी क्या दिया, एसेट दिया और उसकी वैल्यू इरोड हो जाए, तो इरोड होने के बाद यहां पर क्या लिखा है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 50%। मतलब रियलाइज कितना कर पा रहे हो, 50% से कम। मतलब इरोड कितनी हो गई है, इरोड कितनी हो गई होगी, मोर देन 50%। मतलब उसकी वैल्यू इरोड हो गई है कितनी, मोर देन 50, क्योंकि रियलाइज 50 से कम हो पा रही है ना। मेरे आज मैंने मोबाइल खरीदा, मान लो ये मोबाइल है 1,00,000 का, अगर मैं बोल रहा हूँ इसकी रियलाइजेबल वैल्यू अगर 50, अभी 40,000 है, तो इसकी वैल्यू कितनी इरोड हो गई, 60,000। मतलब 50% से ज्यादा, तो वही लिखा ना, एरोडेड मोर देन 50%। यहां क्या लिखोगे, एरोडेड मोर देन 90%। तो क्या हो जाएगा, लेस देन 50% में एरोडेड मोर देन 50%, तो क्या हो जाएगा, डाउटफुल। एरोडेड मोर देन 90% तो क्या हो जाएगा, लाश। क्या हो जाएगा, लाश। क्या ये बातें समझ में आ रही, पक्का? कंप्यूटेशन ऑफ डीपी पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एडवांसेस पढ़ लेते हैं, आ जाओ। टाइप्स ऑफ एडवांसेस, अलग अलग प्रकार के एडवांसेस होते हैं। एक होता है एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट। ये क्या होता है, टर्म डिपॉजिट? वेरी गुड, फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या मैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बिहाफ में भी एडवांस ले सकता हूं, लोन ले सकता हूं क्या? यस। एक बार थोड़ा अपने दिमाग को और अच्छे से समझाने के लिए यहां पे लिख लो, लोन। टाइप्स ऑफ एडवांसेस मतलब टाइप्स ऑफ लोन। जो कौन देगा, बैंक देगा। तो बैंक कैसा कैसा लोन देता है, एक देता है एडवांसेस अगेंस्ट दी टर्म डिपॉजिट। लाइक मेरा एफडी है, मैं एफडी को गिरवी रख करके क्या ले लूंगा, लोन ले लूंगा। तो बोला गया एडवांस अगेंस्ट व्हाट दोस्तों, टर्म डिपॉजिट। नेशनल सेविंग कार्ड,
किसान विकास पत्र, इंद्र विकास पत्र एंड लाइफ पॉलिसीज। समझ में आ गया? इनको गिरवी रख करके आप क्या रख सकते हो, क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। और दीज आर दी शेफिस्ट है ये, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी इरोड नहीं होगी। गोल्ड का कुछ नहीं बोल सकते, जमीन का कुछ नहीं बोल सकते, इनकी वैल्यू इरोड नहीं होनी। 5 लाख तो 5 ही लाख रहेगा ना। मेरी 1 करोड़ की एफडी है तो वो 1 करोड़ ही रहेगी। 1 करोड़ से मैं कितना खरीद सकता हूं वो वैल्यू कम होगी, दैट इज डिफरेंट। लेकिन 1 करोड़ मतलब एक ही करोड़ ना, नहीं आ रहा है समझ में? तो ये शेफिस्ट है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे केस में बोला गया इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट्स। अगर आपने अकाउंट्स में मार्जिन रखा है, मार्जिन मतलब ऐसा नहीं तुमने 1 करोड़ की एफडी के बदले 1 करोड़ का लोन दे दिया, नो। 1 करोड़ की एफडी के बदले तुम 80 लाख का लोन दो, 20% क्या रखो, मार्जिन। मार्जिन किस बात का, ब्याज वगैरह का। तो अगर वो मार्जिन है, ठीक है, ब्याज के साथ अभी भी अचन्ना आटा को पे करना 90 लाख बाकी है। 1 करोड़ का एफडी दे करके 80 लाख लिया था, विद ब्याज हम 90 लाख हो गया, तो भी मार्जिन तो है, तो अभी एनपीए करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपन ने ब्याज दिया ही नहीं, प्रिंसिपल दिया नहीं, होते 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 1 करोड़ 20 लाख हो गया। अब एनपीए करना पड़ सकता है। आया कि नहीं आया? पक्का। चलो नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटी, मतलब ओके, वेरी गुड। आपने क्या किया, आपने बेसिकली क्या किया, आपने एग्रीकल्चर लोन दिया था, एग्रीकल्चर के लिए दिया था लोन, और नेचुरल कैलामिटी आ गया। अब बेसिकली तो वो जो गेहूं है वो होता, वो बेच करके ही पैसा मिलता आपको। अब प्रॉब्लम ये हो, गेहूं ही बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो भैया हमारा है, कृषि प्रधान देश है हमारा, तो किसानों की पूरी मदद की जाएगी। आरबीआई का सर्कुलर है, हम आपका रीशेड्यूल कर देंगे, किसको, लोन को। तो क्या बोल दिया, कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन इनटू टर्म लोन और रीशेड्यूलमेंट ऑफ द रीपेमेंट पीरियड एंड सैंक्शनिंग ऑफ फ्री शॉर्ट टर्म लोन सब्जेक्ट टू द गाइडलाइन कंटेन इन आरबीआई लेटेस्ट मास्टर सर्कुलर। एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है। एग्रीकल्चर लोन समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों, 2 प्रकार के क्या होते हैं, क्रॉप्स होते हैं बेटा। एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब जिसको पैदा होने में 1 साल से ज्यादा लगेगा। एग्जाम्पल, बैम्बू, सुना है क्या? एग्जाम्पल, ओपियम, सुना है क्या? सूंगा तो नहीं है, ठीक है। फिर ओपियम मतलब अफीम बेटा, ठीक है। तो अफीम को उगने में क्या होता है, 1 साल से ज्यादा लगता है। बैम्बू को 1 साल से ज्यादा लगता है। 1 साल से कम किसको लगता है? राइस को लगता है, और पोटैटो, और बाकी जमाने भर की चीजें। तो इसके लिए बोल दिया गया भैया, अगर आपको एग्रीकल्चर एडवांस दिया गया है तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, एलडीसी है अगर, तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में हम एक सीजन से ज्यादा हो गया, आपने पैसा नहीं दिया, तो हम उसे क्या मान लेंगे, एनपीए। और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसके लिए बोल दिया गया, अगर 2 क्रॉप सीजन अगर मान लीजिए क्या नहीं दिया आपने, पैसा नहीं दिया है, तो हम उसे क्या मान लेंगे बताइए, एनपीए। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में ठीक है ना यार, 1 क्रॉप सीजन ही मिलेगा क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा है। बैम्बू का उगने में अगर 5 साल लगता है तो 5 साल उसका क्रॉप सीजन हो गया, तो तब तक तुमने अगर पैसा नहीं दिया होगा, उसके बाद हम क्या मान लेंगे बताइए, एनपीए। नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लो। A loan granted for short duration crop will be treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remain overdue for 2 crop season. A loan granted for long duration crop will be treated as NPA in the installment principal or interest remains overdue for 1 crop season. बोलना आया कि नहीं? चल नेक्स्ट है ऑडिट ऑफ एडवांसेस। अभी तो अपन ने टाइप्स पढ़े ना, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ऑडिट। ऑडिट ऑफ एडवांसेस मतलब, वेरी गुड, उसको ऑडिट करना है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। सबसे पहली चीज है भैया, ऑडिट अगर आपको करना है तो ऑडिट करने के लिए आप कैसे ऑडिट करोगे, आप मुझे बताओ ना, लोन को ऑडिट कैसे करोगे, खुद ही कॉमन सेंस लगाओ। कितना अमाउंट दिया है वो देखेंगे, कहां से देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स, तो लोन का डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट, वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं वो चीज देखेंगे, बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे उसका प्रॉपरली पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, जो ब्याज चार्ज किया वो भी देखना पड़ेगा, सही है कि नहीं है। कैसे पता आपको कितना ब्याज था, लेना चाहिए था कितना, कैसे पता? तो सैंक्शन में ही तो अपन को चेक करना है कि वो सही लिखा है कि नहीं। हो सकता है उसे 5% लिखा हो, लेकिन मार्केट में 15% चलता है। सॉफ्टवेयर में भी चेक करेंगे, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट कहां से आता है, तो बैंक को कैसे पता चलता है, यही डालू,
आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई का एक सर्कुलर निकलता है कि बैंक रेट ये होना चाहिए, तो अपन को वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए ही तो आपको ये बैंक रेट की नॉलेज वगैरह होगी तो आपको पता चलेगा। अच्छा, आरबीआई के इस बार के सर्कुलर में होता है ना, स्टॉक मार्केट में अगर आप थोड़े बहुत इंटरेस्ट रखते होंगे तो आता है कि भैया आज जो है आरबीआई की मीटिंग मीटिंग होने वाली है, आज शेयर मार्केट देखना उथल पुथल करेगा, बैंकिंग शेयर्स बहुत ऊपर नीचे होंगे आज। क्यों? क्योंकि वहीं से ही ब्याज निकलता है, वहीं से इंटरेस्ट होता है, वहीं से सारी क्रेडिट पॉलिसीज बनती है। तो भैया आरबीआई का आपको क्या पता होना चाहिए? वो पॉलिसी पता होना चाहिए। तो वही चीज चेक करना, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट, क्या वो अमाउंट सही है या नहीं। Examine the loan document, review the operation of the accounts, examine the existence, enforceability, valuation of the security, check compliance with RBI norms and carrying out appropriate analytical procedure. Analytical procedure क्या बोल रही है? ऐसे 520, लेकिन क्या करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर में? क्या ओके, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा को क्या करोगे भाई? चेक करोगे। या इसमें फाइनेंशियल भी रख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, आप एक बार देख लोगे यार एवरेज ब्याज या एवरेज अपना पिछले साल लोन कितना था, इस साल कितना एडवांस था, पिछली बार कितना ब्याज मिला, इस बार कितना मिला। किसी भी तरीके से आप क्या करोगे, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस करके कुछ निकालने की कोशिश करोगे। तो पहला हो गया वैलिडिटी ऑफ व्हाट दोस्तों? बोलते ही नहीं, रिकॉर्डेड अमाउंट। चलिए दूसरा क्या हो गया? लोन डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद क्या हो गया? ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद क्या हो गया? एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, एनफोर्सेबिलिटी ऑफ व्हाट दोस्तों? सिक्योरिटी। चलिए इसके बाद क्या हो गया? आरबीआई नॉर्म्स इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग। चलिए उसके बाद फिर क्या? एप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एक हो गया डॉक्यूमेंटेशन, एक हो गया ऑपरेशन, एक हो गया सिक्योरिटी, एक हो गया अपना क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या हो गया बेटा? डोसा। अरे यस और नो? 2 बज गए। एक है क्या? आर और आर, आर आर डोसा। नहीं रुको ना, मैं बता रहा हूं। ठीक है, रवा डोसा बेटा। यस, रवा डोसा। रवा डोसा कैसे? आरबीआई नॉर्म्स और वी से हो गया वैलिडिटी ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट। यस और नो? ठीक है, तो अपना क्या बन गया बेटा? रवा डोसा। सुबह का नाश्ता हो गया मेरी तरफ से बेटा। ठीक है, तो आरबीआई, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ व्हाट दोस्तों? रिकॉर्डेड अमाउंट। फिर डी से अपना क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशन, फिर अपना क्या ये? एस से सिक्योरिटी और ए से एनालिटिकल प्रोसीजर। रवा डोसा। चलो चलो, एग्जामिनेशन ऑफ लार्ज एडवांसेस। एग्जामिनेशन ऑफ लार्ज एडवांसेस मतलब, लार्ज एडवांसेस मतलब क्या होता है? बड़ा एडवांस, बड़ा लोन। बड़ा लोन मतलब कितना बड़ा लोन? 5% ऑफ द एडवांस और 2 करोड़ विच एवर इज लेस, इसको बोलते हैं बड़ा लोन। कितना बोलते हैं? 2 करोड़ और 5% ऑफ द एग्रीगेट ईयर एडवांस ऑफ द ब्रांच। अरे ब्रांच का 100 करोड़ का एडवांस है तो 5% कितना हो गया? 5 करोड़ और 2 करोड़ विच एवर इज लेस, तो कितना हो गया? 2 करोड़। तो ये जो 2 करोड़ है, अगर इससे ऊपर अगर आपने किसी को क्या दिया होगा? लोन दिया होगा, तो आपने उसको क्या मानना है? लार्ज एडवांस मानना है। और लार्ज एडवांस है तो उसको इज्जत बिल्कुल नहीं देनी है, ज्यादा देनी है। क्या ये बात समझ में आई? क्या बोला? द ऑडिटर शुड एग्जामिन ऑल लार्ज एडवांसेस व्हाइल अदर एडवांसेस में बी एग्जामिन ऑन सैंपलिंग बेसिस। क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला है? बताओ ना क्या बोला है? ऑल लार्ज एडवांसेस को चेक करना है, मतलब नो सैंपलिंग। बाकी के लिए सैंपलिंग चलेगी। कुछ समझ में आया क्या लिखा है वहां पर? कि भैया ऑल लार्ज एडवांसेस चेक होने चाहिए। कौन से होते लार्ज एडवांसेस? 2 करोड़ और 5% ऑफ द एग्रीगेट एडवांस विच एवर इज लेस। मैटर टू बी इंक्लूडेड इन ऑडिटर रिव्यू। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज है, एडवांस है, जो कि सैंक्शन किया गया था ड्यूरिंग द ईयर और which are adversely commented by RBI inspection team, concurrent auditor, bank internal inspection should generally be included in the auditor's review. Evaluation of internal control over advances. Internal control over advances के लिए ऊपर evaluation पर बोला है
क्या बोला है? द बैंक शुड मेक एन एडवांस ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग सेल्फ ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। ये बात समझ नहीं आई? वेरी गुड। औकात देख करके लोन देना चाहिए, ऐसा हर किसी को क्या नहीं दे देने का, लोन नहीं दे देने का। तो लोन देना है अगर आपको, तो पहले सामने वाले की क्या चेक करो बेटा? अरे बोलो, क्रेडिट वर्दीनेस आया कि नहीं आया? पक्का। चले, दूसरी चीज बोला गया क्या? ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टी बिफोर एडवांसेस आर मेड। द कंप्लायंस विद द टर्म ऑफ सैंक्शन एंड एंड यूज ऑफ फंड शुड बी ensured. Sufficient margins as specified in the sanction letter should be kept. If securities are taken in the nature of shares debenture, the ownership of the same should be transferred in the name of bank. Godown should be frequently inspected by responsible officer of the branch concerned in addition to inspector of the bank. Drawing power register should be updated every month to record the value of security hypothecated. The account should be kept within both drawing power and sanction limit. All the accounts which exceed the sanction limit or drawing power are otherwise irregular should be brought to the notice of the controlling authority. The operation of each advance should be reviewed at least once a year and at more frequent interval in the case of large advances. तो क्या बोला यहाँ पर? इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए। इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए सबसे पहली चीज क्या बोल दिया भाई? क्रेडिट वर्दीनेस, नेसेसरी डॉक्यूमेंट देखो, टर्म ऑफ सैंक्शंस वगैरह देखो, सफिशिएंट मार्जिन है कि नहीं देखो, अगर सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह है तो ओनरशिप जो है वो अपने नाम पे कराई कि नहीं, वो चीज देखनी पड़ेगी। फिर जो भी गोडाउन्स वगैरह जहाँ पे माल रखा रहता है उसको फ्रीक्वेंटली जाओ, गोडाउन्स में माल को चेक करो है या नहीं है। ड्रॉइंग पावर आपको हर महीने अपडेट करते रहनी चाहिए। जो भी एडवांसेस है वो ड्रॉइंग पावर और एडवांस सैंक्शनिंग पावर इन दोनों के नीचे ही रहनी चाहिए। और अगर मान लीजिए ऊपर गई है तो आपको अथॉरिटी को क्या करनी पड़ेगी? अपडेट करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको क्या करना पड़ेगा? रिव्यू करना पड़ेगा ऑपरेशन ऑफ ईच एडवांस एटलीस्ट अ ईयर, और लार्ज एडवांसेस के केस में मोर फ्रीक्वेंट। सबसे अच्छी बात है 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, 9th पॉइंट, ये आपको ज्यादा टेंशन वाले नहीं है क्योंकि इसके बारे में कल अपन पढ़ चुके हैं। पढ़ के बताओ। 1 2 4 5 7 8 9 ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। 1 है क्रेडिट वर्दीनेस, 2 है नेसेसरी डॉक्यूमेंट, 4 है काय के बारे में सफिशिएंट मार्जिन है या नहीं, 5 है भाई जो शेयर्स है वो कंपनी बैंक ने अपने नाम कराए कि नहीं, 7 है ड्राइंग पावर, अपडेट करना है, ड्राइंग पावर के नीचे होना चाहिए, ठीक है। ऊपर गया तो अथॉरिटी को बताना है। खेल खत्म, इतने पॉइंट्स तो याद कर ही लोगे यार, समझ में? ये सब एक एक अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, जितने पॉइंट वाले क्वेश्चन है अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। ये जो ऊपर रवा डोसा है ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ये वाला भी अपने आप में क्या एक क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? नीचे देख ही रहे हो, आपके पास क्वेश्चन ही है बेटा। पढ़ो 5 नंबर का कितनी बार आया हुआ? 2 बार। बोलेंगे दोस्तों? हो गया। ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम कल मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए, एक्सपेंसेस बोले थे। ओके चलो, तो इनकम मैं देख लेता हूँ। आइए, इनकम अर्न में अगर बात की जाए दोस्तों तो अलग अलग तरीके से इनकम अर्न होती है बैंक की। वेरी गुड। इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट बैलेंस विद आरबीआई। आपको पता है बेटा बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है राहुल कहाँ रखती है बेटा बैंक? आरबीआई के पास। वेरी गुड। और अदर अगर हम बात करें तो इन तरीकों से हमें क्या मिलता है बताइए? इनकम है। अदर इनकम आप देख सकते हैं, कमीशन ऑन बिल फॉर कलेक्शन, कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफर, कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, लोन प्रोसेसिंग, मोबाइल बैंकिंग फीस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रेंट फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ लॉकर। ये सब बातें पता है कि बताऊं मैं आपको? एक एक बात पता है? कमीशन गवर्नमेंट बिजनेस, कमीशन द परमिटेड एजेंसी इंक्लूडिंग कंसल्टेंसी, ब्रोकरेज ऑन सिक्योरिटी, फी ऑन इंश्योरेंस रेफरल, कमीशन ऑन रेफरल ऑफ म्यूचुअल फंड, पता है आपको? उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। इनकम अर्न बाय वे ऑफ व्हाट दोस्तों? डिविडेंड और मिसलेनियस इनकम। एमसीक्यू भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि रेवेन्यू आइटम्स कौन कौन से होते हैं, 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए आ गए, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब आते हैं मेन बात पे, इनको ऑडिट कैसे करोगे। सबसे पहली चीज, अगर इनकम एक्सीड कर रही है 1% ऑफ द टोटल इनकम, कोई ऐसी इनकम है
जो कि आपकी टोटल इनकम के 1% से ज्यादा है, तो ऐसे केस में बोला गया भैया आपको उसे अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इट शुड बी कंसिडर्ड ऑन विच बेसिस बेटा? अक्रूवल बेसिस. क्या ये बात समझ में? चलो. Recognition non-material. If any item of the income is not considered to be what दोस्तों? Material. It may be recognized when received and the auditor need to qualify the statement in that situation. क्या बोल दिया गया? अगर कोई आइटम है जो कि क्या नहीं है, मटीरियल नहीं है, इट मे बी रिकॉग्नाइज व्हेन रिसीव, जब आएगी तब ले लेंगे, एंड द ऑडिटर नीड नॉट क्वालिफाई द स्टेटमेंट. फिर अक्रूवल ऑफ इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऑन स्टैंडर्ड एसेट, लिख लो वहां पे इंटरेस्ट इनकम ऑन स्टैंडर्ड एसेट. Banks recognize income on accrual basis, that is as it is earned. It is essential condition for accrual of income that it should not be unreasonable to expect its ultimate collection. In modern day banking, the entries for interest income on advances are automatically generated through a batch process in CBS system. CBS मतलब होगा आपको पता ही है बेटा, core banking system. Yes. नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इनकम ऑन एनपीए. आहा, क्या बोला है बेटा, बहुत शानदार बात बोली है. ये बात वैसे किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में आनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं. इनकम रिकॉग्निशन कंसेप्ट आपको पता ही होगा दोस्तों, कि जैसे ही हमारा कोई भी अकाउंट क्या हो जाता है, एनपीए हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? हाँ, इनकम में क्या होता है ये बताओ ना. इनकम रिकॉग्निशन में क्या चेंज आ जाता है? प्रोविजनिंग तो अलग, कैश बेसिस पर. इनकम की बात कर रहा हूं, प्रोविजन की नहीं. इनकम में ये हो जाती है कि पहले वो होती थी अक्रूवल बेसिस पर, अब कौन से बेसिस पर हो जाएगी? कैश बेसिस पर. अब समझो 90 दिन, जिसमें वो क्या है अभी? स्टैंडर्ड. अभी वो क्या बताइए? स्टैंडर्ड है. तो अगर मान लीजिए वो स्टैंडर्ड है और ये 90 दिनों तक, तो ये जो 90 दिन आप देख रहे हैं जिसमें वो क्या रहेगी? स्टैंडर्ड. इस समय इनकम क्या होगी? अक्रूवल बेसिस पर. और उसके बाद अब ये क्या हो गया? एनपीए. यस और नो? एनपीए का मतलब क्या है? हाँ, मतलब इसका मतलब क्या है हिंदी में? मतलब क्या है इसका? मतलब ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा? श्योरिटी नहीं है. अब तो चांसेस डूबत खाते के ही ज्यादा लग रहे हैं. समझ में आएगा तो भी थोड़ा मोड़ा आएगा, बहुत मुश्किल से तो प्रिंसिपल आएगा. ब्याज की तो उम्मीद भी नहीं रख सकते. अरे किस्मत अच्छी होगी तो ठीक है, ब्याज भी आ जाएगा, बाकी ज्यादातर चांसेस में तो ब्याज भी नहीं आएगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, अपन इसको तो क्या कर दिया? इनकम ट्रीट कर दिया ना, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे हो गया. अब इसको इनकम ट्रीट कर दिया और यहां से आप कैश बेसिस पर आना चालू हो गए. तो अब प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि भाई ये जो इनकम जो कि आपने स्टैंडर्ड मानते हुए किया, ये तो मिलने वाली नहीं है. तो क्या करो अब? रिवर्स. वही चीज लिखी है. In the view of significant uncertainty regarding ultimate collection of what dosto income arising in respect of NPA, the guideline required that banks should not recognize income on NPA until it is actually realized. When a credit facility is classified as NPA for the first time, interest accrued and credited to the income account in the corresponding previous year, which has not realized, should be reversed or provided for. This will apply to government guarantee account also. प्रोविजनिंग मत करना गवर्नमेंट की. मैं अभी कुछ बोल रहा हूं. प्रोविजनिंग मत करना किसकी? गवर्नमेंट की. वो डूबेगा नहीं, टेंशन मत लो, लेकिन ब्याज की उम्मीद भी थोड़ा कम ही चाहिए. तो वो जो तुमने क्या करके रख दिया था, उसको अक्रूवल मान करके कर लिया था, उसको रिवर्स मारो आप, क्योंकि अभी अकाउंट क्या हो गया? एनपीए हो गया. सर लेकिन गवर्नमेंट का अकाउंट तो एनपीए नहीं होता. अरे बोला ना नहीं होता, लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के लिए तो एनपीए माना जाता है. उसको मुंह पे एनपीए नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही अंदर पता है कि ब्याज को लेकर के तो तकलीफें आएंगी. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का. फिर वही दिया हुआ है रिवर्सल ऑफ इनकम के बारे में. पहला पॉइंट वही वाला दिया हुआ है, पढ़ेंगे क्या लिखा है, पढ़ो.
बोलो। बताएंगे। आया क्या पहला वाला पॉइंट? दूसरा क्या बोला है? In respect of NPAs, fees, commission, similar income that have accrued should cease to accrue in current period should also be reversed and provided with respect to past period if uncollected. आपने कोई फीस है, कमीशन है, ये सब भी एनपीए अकाउंट्स पे करके रखा, उसको क्या कर लो? रिवर्स कर लो. In case of bank which have wrongfully recognized income in the past should reverse the interest if it was recognized as income during the current year or make a provision for an equivalent amount if it was recognized as income in the previous year. तो previous year में आपने क्या कर दिया? एरर, कोई गड़बड़ को डाला कर दिया, बाद में पता चला ना, तो उसको आज क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा. कोई भी डाउट? चलो नेक्स्ट, मेमोरेंडम अकाउंट. ये मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है? कहीं आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा. मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है? रफ, वेरी गुड. यूं ही बना लिया अपन ने जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस. लिखा है ना, अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बट नॉट पोस्टेड टू ट्रायल बैलेंस. अब क्या होता है कि एनपीए का जो अकाउंट है, माना कि भाई उसे अपन को कैश बेसिस पे क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. लेकिन एक मन में छोटा छोटा सा 1% ये भी उम्मीद है कि पैसा आ जाएगा. जब आएगा वो हमसे पूछेगा भैया कितना पैसा देना है, बता दो, देने को तैयार है, मन परिवर्तन हो गया है. और उस समय अगर हमने उसको गलती से प्रिंसिपल अमाउंट बोल दिया तो तकलीफ हो जाएगी. तो बाजू में रफ वर्क होते रहना चाहिए कि अगर मिलता तो इतना मिल जाता. अभी रिकॉर्ड नहीं करो, लेकिन अगर मिलता तो इतना मिल जाता. उस कंसेप्ट को आप क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम अकाउंट. तो एन अकाउंट टर्निंग एनपीए, बैंक शुड रिवर्स द इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज and not collected by debiting PNL and stop further application of interest. However, bank may continue to record such accrued income in a memorandum account in their books for control purpose. वही बोल दिया कि भैया एक काम करो, रिवर्स तो मार देना इंटरेस्ट इनकम को, जो कि अब तुम्हें मिलने वाला नहीं है, लेकिन क्या करो, मेमोरेंडम अकाउंट में उसकी एंट्री पास करते रहो. ठीक है. फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस एडवांस इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इन द मेमोरेंडम शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट. उसकी इज्जत नहीं है, उसको कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है. अरे आदमी अपने आप को करोड़पति कब बोलता है? उसके घर पे करोड़ों रुपए नहीं भी होने के बावजूद भी बोलता है मैं करोड़पति हूं. कब बोलता है पता? जब उसकी जमीनों की वैल्यू होती है, उसके घर की वैल्यू होती है. तो वो क्या कर रहा है? अपने आप को बस वैल्यू कर रहा है. भैया आज मैं 10 करोड़ का मालिक हूं. घर पे बैंक में पता चला पैसा भी नहीं है. अरे समझ में आ रहा है? वो 10 करोड़ का कैसे? जिस घर पे रहता है वही 5 करोड़ का है. भाई जिस जहां पे दुकान खोली वो 5-6 करोड़ की है, तो बोले भैया 10-11 करोड़ का मालिक हूं. लेकिन एक्चुअली में मालिक नहीं है ना. हालत खराब चल रही है, कोई पैसा नहीं, धंधा नहीं चल रहा है. अब जमीनों का रेट ले लेकर के तो वो रिकॉर्डिंग पर्पज से अपने आप को क्या बोल रहा है? अमीर. वैसे ही रिकॉर्डिंग पर्पज से बोल रहा है, लेकिन वो उसको एक्चुअली में लिया नहीं जाता. आज ये थोड़ी ना 11 करोड़ का मालिक हूं तो एक मर्सिडीज खरीद के लिया है, नहीं खरीद सकता, क्योंकि एक्चुअली में उसके पास पैसा नहीं है. बस वो सोच रहा है, रिकॉर्डिंग है, उसके मन में है कि चलो ये जमीनें तो है अपने पास. तो वैसे ये वाला भी है. क्या ये बात समझ में आई? पक्का. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस ट्रीटेड एज इनकम. क्या बोल रही है? इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ट्रीटेड एज इनकम. वेरी गुड, सिंपल सी कंसेप्ट. और वो भी वैसा वाला जिसका पैसा आना पक्का है. एग्जांपल, एफडी के अगेंस्ट जो तुमने लोन लिया वो तो छीन ही लेंगे ना. किसान विकास पत्र, इंद्र विकास पत्र, ये सारे हमें मिलते हैं पोस्ट ऑफिस से, काफी अच्छे होते हैं. ठीक है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब एफडी की तरह होते हैं. पोस्ट ऑफिस में भी पहले एफडीज बनती थी, अगर आपको पता हो तो. ठीक है. तो उनका वो उसकी एवज में अगर आप लोन ले रहे हैं तो अच्छा खासा अगर मार्जिन है तो फिर तुम टेंशन मत लो. ये पैसा कभी डूबने वाला नहीं है. सरकार का फिर भी डूब जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी दिया हुआ, ये वाला डूबने वाला नहीं. इसको तुम मस्त इनकम ट्रीट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं. इंटरेस्ट ऑन एडवांस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंद्र विकास पत्र, किसान विकास पत्र एंड लाइफ पॉलिसी मे बी टेकन टू इनकम अकाउंट ऑन द ड्यू डेट प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट. फिर डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव समझता है क्या आपको? यस. जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप बैंक के पास लेके आते हो, बैंक उसे क्या कर देता है? डिस्काउंट करता है. तो ऑब्वियसली बात है वो 100 रुपए के बदले 100 रुपए ही दे देता है. बोलो हाँ, 90 रुपए देता है. In the case of bill purchased outstanding at the close of the year, the discount received thereon should be properly apportioned between the 2 year. क्या बोलना चाहता है वो? कि अगर आपने मान लो मार्च में कोई बिल लिया है
जिसकी अवधि है 6 महीने की। अब तुमने क्या किया, 6 लाख का बिल था, 6 महीने बाद पेमेंट मिलेगी। लाइक मेरे को राहुल ने दिया 6 लाख का कि आई प्रॉमिस टू पे टू अर्चन सर 6 लाख रुपीज, और मान लो आज से 6 महीने बाद अगस्त में देगा, मान के चलो। अब मैं गया बैंक में मैंने डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक को क्या मिलेगा, ये 6 लाख मिलेगा 6 महीने बाद। अच्छा, बैंक ने मुझे 6 लाख नहीं दिया, बैंक ने मुझे दिए 5,40,000 रुपए। कितने काट लिए, 10%, 60,000 रुपए काट लिए। अब ये 60,000 को अगर आपको अपोर्शन करना है, क्योंकि 60,000 तो इनकम है, तो इस साल की इनकम है कि अगले साल की इनकम है कि दोनों साल की इनकम है, दोनों साल की। इस साल एक ही महीना बचा तो 10,000 यहाँ का डालो, 50,000 उस साल डालो, वही लिखा है। In case bill purchase outstanding at the close of the year, the discount received thereon should be properly apportioned between the 2 years. The unexpired discount rebate on bill discounted, that is part of receipt comprising discount charges on bill purchase relate to the period beyond the year end, should be recorded as other liability. Interest component paid by branch on rediscount of bill from other FI is not netted off from the discount earned on bill discounted. क्या ये बात समझ में आई? पक्का? चलो नेक्स्ट क्या, फीस एंड कमीशन ऑन रीशेड्यूलिंग द लोन। ठीक है, तो फीस एंड कमीशन अर्न बाय द बैंक एज अ रिजल्ट ऑफ रीनेगोशिएशन और रीशेड्यूलिंग ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय रीशेड्यूल्ड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। टेस्ट चेक द इंटरेस्ट अर्न बाय द बैंक फॉर सैंपल आइटम। अगर आपने रीशेड्यूल किया है तो फिर जो पीरियड हो गया उसी पीरियड में आपको अपोर्शन करना पड़ेगा। Test check the fees and commission earned by the bank made for the commission bills of for collection letter of credit or bank of guarantee। तो जो भी आपने इसके लिए कमीशन वगैरह चार्ज किया वो आप पीरियड पर ही अपोर्शन करेंगे। On partial recoveries in NPA, what is this partial recovery in NPA? मतलब एक्चुअली में अभी पूरी रिकवरी हुई नहीं है, ठीक है, तो पार्शियल रिकवरी हो जाती है। तो एक तो हो जाता है क्या, फुल रिकवरी। अगर फुल रिकवरी हो जाती है तो जितना इंटरेस्ट इनकम आएगा आप उसको क्या कर लो, बताइए, पूरा अकाउंटिंग कर लो, क्योंकि अपन एनपीए में अकाउंटिंग भी कौन से बेसिस पे करते हैं, बताइए, कैश बेसिस पर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए फुल रिकवरी हो गई होगी एनपीए की, तो आप क्या करोगे, आप उस एसेट को आज भी एनपीए रहने दोगे, बोलो हाँ, उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, स्टैंडर्ड एसेट में। अरे समझ में आया, तो फुल रिकवरी हो गई तो जितना ब्याज आया है पूरा कैश बेसिस पे अकाउंट फॉर कर दो, उस अकाउंट को कहां से उठाओ, एनपीए से उठाओ, कहां डाल दो, स्टैंडर्ड पे डाल दो, और साथ ही साथ जो भी आपने प्रोविजनिंग किया था उसको भी रिवर्स कर दो। जो प्रोविजन बना के रखा था ना, अब तो कोई मतलब का नहीं है, पैसा तो दे दिया, मैं डाउटफुल डेट आपका करके बैठा, आपने पैसा देते तो मैं राइट ऑफ करूंगा ना। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है कि मैंने जो किया था वो बेसिकली क्या हो जाएगा, बताओ, अपन रिवर्स कर देंगे। लेकिन पार्शियल में ऐसा नहीं होगा, ये तो मैंने फुल की बात की। पार्शियल में इनकम अगर जो आई है वो मैं इंटरेस्ट की इनकम को कैश बेसिस पे लूंगा, लेकिन मैं इसके अकाउंट को भी स्टैंडर्ड में नहीं कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि आज भी वो क्या है, एनपीए ही है। समझ में आया? और प्रोविजनिंग तो आज भी रहेगी, क्योंकि वो आज भी एनपीए ही है। आया कि नहीं आया? पढ़ो। पढ़ेंगे। बताइए क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो इन द एब्सेंस ऑफ, पढ़ते हैं आगे, इन द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक and the borrower for the purpose of appropriation of recovery, the banks are required to adopt an accounting policy and exercise the right of appropriation of recovery in a uniform and consistent manner. Interest partly or fully realized in NPA can be taken into income.
However, it should be ensured that credit towards the interest in the relevant account are not out of additional credit facility sanctioned to the borrower concerned. आप उसी बैंक से ही लेकर के उसी को ब्याज दोगे तो यहाँ खड़ा हो गया, इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल दिया तो क्या फर्क पड़ गया? तो कोई सेंस ही नहीं है ना वो तो, समझ में? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आप ही पढ़ेंगे, पूरा समझाएंगे. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट देखो, बताएंगे? पढ़ लिया क्या? कौन से पॉइंट पे डाउट है? नो डाउट, चलिए. हाँ, ओके, चलो एक बार पढ़ लेते हैं. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में दिस इंक्लूड ऑल इनकम डिराइव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, डिबेंचर, कॉर्पोरेट एंड अदर इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एक्सेप्ट इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड. मतलब यहां पर क्या बोल रहा है? जो उन्हें किससे मिल रही है, ठीक है, और वो भी डिविडेंड किससे? फ्रॉम सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर अब्रॉड इंडिया. मतलब आपका जो इनकम किससे मिल रही है? आपको आपकी सब्सिडरी कंपनी से मिल रही है, क्योंकि वो तो आप ही की कंपनी होगी ना. अब एसबीआई की इतनी सारी सब्सिडरीज है, तो वो सारी अगर उससे अगर में इनकम मिल रही है तो वो क्या बोला है? दिस इनकम इंक्लूड डिराइव फ्रॉम गवर्नमेंट, बॉन्ड, डिबेंचर, सब जगह से. बट कौन सी डिविडेंड छोड़ना है? जो आपको आपकी सब्सिडरी से मिल रही है, जॉइंट वेंचर से मिल रही है. Broken period interest paid on security purchase and amortization of premium on SLR investment is net off from the interest income on investment. तो बोला गया कि भैया जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, ये amortization of premium on SLR investments, उसे आप क्या करेंगे? नेट ऑफ. नेट ऑफ मतलब क्या करेंगे? माइनस करेंगे और नेट इनकम आप दिखाएंगे. समझ में आया? चलो. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब यस, ऑब्वियसली बात है, आप इन्वेस्टमेंट बेचते ही हैं. इन्वेस्टमेंट आर डेल्ट इन द कोर्स ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी एंड हेंस द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज टेकन आउट टू पीएनएल. प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. In terms of guidelines issued by RBI, investment are to be valued at a periodical interval and depreciation, appreciation and valuation should be recognized and taken to
P&L अकाउंट। क्या ये बातें समझ में आई? चलो, क्या मैंने आपको दिया था ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस पढ़ने, आपने पढ़ लिया। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, प्रोविजनिंग है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई, अदर्स, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने सारे हैं, ये याद करने हैं आपको। फिर है प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। अब इस पे अगर अपन बात करें कि इसका ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर में, तो सबसे पहली चीज बोला गया भाई, जब आप एक्सपेंस को चेक करेंगे तो पहला चीज आपको चेक करना है उसकी रीजनेबलनेस। क्या जो एक्सपेंस हुआ है वो रीजनेबल है या नहीं, खासकर इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेंस है किसका, बैंक का। सबसे बड़ी इनकम भी ब्याज है और सबसे बड़ा एक्सपेंस भी, क्योंकि तुम बैंक में पैसे ही क्यों रख रहे हो, ब्याज कमाने के लिए, तो उनके लिए तो ब्याज क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया ना। तो भैया ये देखना पड़ेगा कि क्या लिखा गया इन कैरिंग आउट ऑडिट ऑफ interest expended, the auditor is primarily concerned with assessing the overall reasonableness of the amount of interest expenses by analyzing the ratios of interest paid on different type of investments and borrowing। कि आपका रेशियो निकालना होगा, रेशियो निकालना मतलब ये एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया कि रेशियो निकालो कि भैया अलग अलग उसमें एफडीज में मेरा कितना ब्याज गया, अच्छा 1,000 करोड़ की एफडी हुई थी उसमें इतना ब्याज क्या, अच्छा भैया हमारा जो नॉर्मल टर्म डिपॉजिट्स अगर हम नॉर्मल भी लेते हैं, ठीक है, जो एफडी जैसा नहीं होता लेकिन 1 महीना 2 महीने के लिए हुआ, फिर करंट सेविंग अकाउंट में कितना दिया, ऐसे अलग 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 जो भी आपके होंगे जिन जिन में ब्याज जाता है उसका आप क्या करो, कैलकुलेशन करो। और quantum of the respective liability during the year. In modern day banking, the entries of interest expended are automatically generated through a batch process in the CBS। तो बोले आजकल तो ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, किससे, CBS कोर बैंकिंग की मदद से। दूसरा है क्या, ऑडिट अप्रोच ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लाइक एफडी का एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, सीनियर सिटीजन को देते हैं 8-9%, नॉर्मल लोगों को देते हैं 5-6%, तो एवरेज आ गया 7%। तो वो 7% एवरेज है, तो अपन एक बार क्या करेंगे, कैलकुलेट करके निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ, एक एक का तो निकाल नहीं सकते, तो एक एवरेज अपन निकाल लेंगे, उसका ब्रेकअप ऑफ इंटरेस्ट देख लेंगे, उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे मंथ ऑन मंथ, और एक आध दो चीजों को सैंपलिंग बेसिस पर वाउच कर लेंगे। पढ़ो वो चारों को और बाजू में लिखो भी, लिख लो, एक काम करो, ये तो पढ़ा हुआ ही है आपने, बट एक और बार पढ़ो, ये लिखो और फिर वापस पढ़ो, और देखो आपके पढ़ने और मेरे पढ़ाने में कितना अंतर आता है। जल्दी लिखेंगे, पूरा लिख लो नीचे तक के, और एक बार वापस रीड करेंगे। राहुल आके कॉपी चेक करूंगा।
चलो लिखा और पढ़ा क्या? चलिए, कोई भी डाउट इसमें? बोलते ही नहीं रहे, इतना जोर से भी नहीं बोलना था, आ जाओ। चलो, तो पहला पॉइंट यहाँ पर, ये वाला पॉइंट समझ में आया? ब्रेकअप ऑफ इंटरेस्ट एनालाइज मंथ ऑन मंथ, ये वाला पॉइंट पढ़ लिया? ठीक है, चले। वेरिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको अपन को कौन से बेसिस पर चेक करना है बताइए? टेस्ट चेक बेसिस पर। और इस पे अपन को पहली चीज ये चेक करनी है कि सारे डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, जो भी इंटरेस्ट है वो किसके हिसाब से है कि नहीं, आरबीआई। फिर इन केस ऑफ व्हाट दोस्तों, एफडी, अपन को उसको देखना है किसके हिसाब से, इंटरेस्ट रेट मेंशन इन एफडी रिसीट। Interest on which account? Saving account. Should be checked on a test check basis in accordance with the rule framed by the bank in this behalf. फिर interest on overdue or mature term deposit should be estimated and provide for. Auto renewal. आया कि नहीं आया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अच्छा अगर आपने देखा होगा कि ऊपर के जो 3 पॉइंट्स है, रीजनेबलनेस की बात की जाए और किसकी बात की जाए, इंटरेस्ट और ऑडिट अप्रोच, और इसकी बात की जाए, तीनों पॉइंट किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट। मतलब अपन ये बोल सकते हैं टॉपिक 1,2,3 किससे रिलेट कर रहे हैं? इंटरेस्ट से रिलेट कर रहे हैं। यस और नो? टॉपिक 4 ऑनवर्ड्स अदर एक्सपेंसेस आ गए, लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर एग्जांपल देखे थे, ये एम्प्लॉइज को दे रहे हैं रेंट, टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, डायरेक्टर फीस, लॉ चार्जेस, दिख रहा है कि नहीं यार? यस, पक्का। तो इसके लिए सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अगर मैं दिमाग में बोलूं तो मैं आपको बोल सकता हूं एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा एक्सपेंसेस है। किसका? बैंक का। बैंक का यही एक्सपेंस सबसे बड़ा एक्सपेंस है। क्यों 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 क्यों? हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, जो बैंक है, बैंक में स्टाफ भरमार है ना यार, समझ में आ रहा? बैंक की ब्रांचेस भी कितनी सारी है। तो इससे पहले इंटरनल कंट्रोल शुड स्टडी एंड इवैल्यूएट द सिस्टम ऑफ व्हाट दोस्तों, इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑथराइजेशन प्रोसीजर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एनटीई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। डाइवर्जेंट ट्रेंड, डाइवर्जेंट ट्रेंड मतलब ऑपोजिट ट्रेंड, हम जो सोच रहे थे वो एक्सपेक्टेड ट्रेंड से कुछ अलग ट्रेंड हो गया। द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर देयर आर डाइवर्जेंट ट्रेंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ मेजर आइटम ऑफ एक्सपेंसेस। एसएपी का ना सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, उसी को वही रेशियोज वगैरह चेक करना, पिछली बार कितने दिए थे, इस बार कितना दिया, क्या हुआ, ठीक है, कंपैरिजन करना। और फिर वाउचिंग एंड व्हाट दोस्तों, वेरिफिकेशन। चलिए, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। प्रोविजन कंटिजेंसी मतलब भाई प्रोविजंस बनाए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आज हर कोई जो बड़ा बिजनेस है भाई, वो प्रोविजंस बनाते ही बनाता है। ये प्रोविजंस क्या होते हैं? वेरी गुड, खर्चे का जो भी एस्टिमेशन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बताइए? प्रोविजंस। चलो, तो अगर अपन बात करें ऑडिटर को भी, क्या ऑडिटर शुड असर्टेन कंप्लायंस विद वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर प्रोविजनिंग एज कंटेन इन द वेरियस सर्कुलर। अपन भी तो प्रोविजन बनाए हैं यहाँ पे, किस चीज का प्रोविजन बनाया? प्रोविजन फॉर बैंक में किस चीज का प्रोविजन बनाया? प्रोविजन फॉर एनपीएज। एनपीएज में अपन ने बनाया ना, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट प्रोविजन एज पर आरबीआई रेगुलेशन। चलिए भाई, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट किस पर बात कर रहा है? चेक एसेट क्लासिफिकेशन। कैसे होते हैं? स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लाश। याद आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्या है? एनपीए की वाउचिंग। फिर है क्या? रिकम्प्यूट प्रोविजन। उसके बाद रिकम्प्यूट प्रोविजन फॉर टैक्स। चलिए, तो क्या बोला गया भाई? ऑडिटर शुड ascertain compliance with various regulatory requirements for provision as contained. फिर है भाई, ऑडिटर शुड obtain understanding as to how bank compute provision on standard and NPA. फिर हो जाता है क्या? ऑडिटर शुड obtain detailed breakup of standard, NPA and agree outstanding loans.
ऑडिटर शुड एग्जामिन रिकम्प्यूटेशन ऑफ प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड लोन एनपीए. फिर ऑडिटर शुड ऑब्टेन टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन. एंड ऑडिटर शुड रिकम्प्यूट द प्रोविजन फॉर टैक्स बाय अप्लाइंग द एप्लीकेबल रेट. कुछ बोलते नहीं आप लोग? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्या बताइए? रिस्क मैनेजमेंट. चलिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं अपन. ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए तो भाई आज सबसे ज्यादा रिस्की अगर कोई धंधा है तो धंधा कौन सा है? बैंक का, फाइनेंस का. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें बहुत पैसा है और बैंक में तो पैसे की बाढ़ी है भाई, समझ में? और वो भी पैसा तो किसका पैसा? पब्लिक का पैसा. तो यहां पे रिस्क को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर अगर अपन बात करें तो बेसिकली जो रिस्क है वो रिस्क बेसिकली अगर अपन बात करें तो भाई यहां पर क्या हुआ, यहां पर बोला ये गया है कि भाई आपको रिस्क को क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा. अब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो क्या कंसेप्ट होता है, बहुत ध्यान से समझेंगे. होता यह है कि भाई आज अगर धंधा, अगर बैंक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिस्की बैंक है, रिस्की बिजनेस है, तो इस रिस्की बिजनेस के लिए बोला यह गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस केस के अंतर्गत बेसिकली आपको इस केस के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पर एक अलग से एक रिपोर्ट बनाई गई थी जिसे अपन बोलते हैं बेसिल रिपोर्ट. ठीक है, उसे बासिल भी बोला जाता है, बेसिल भी बोला जाता है. तो बासिल फ्रेमवर्क बनाया गया था और ये बासिल फ्रेमवर्क जो है 1970s में 10 कंट्रीज ने बनाया था. आज इसी की मेंबरशिप जो है 45 कंट्रीज ले चुकी है. और बासिल रिपोर्ट में बताया गया था कि एक बैंक को अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना पड़ता है, तो उसी के बारे में यहां पर दिया. हालांकि पॉइंट बहुत ही नॉर्मलाइज, ऐसा कुछ खास नहीं. जिसमें पहली चीज क्या बोली गई कि भैया अगर हम बात करें तो भाई ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट, कंट्रोल बनाना होगा, इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल कौन बनाएगा? TCWG. तो पहला पॉइंट बोल दिया किसके बारे में? इंटरनल कंट्रोल. और वो भी कौन बनाएगा? TCWG. क्या ये बात समझ में? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क. ये क्या बोल रहा है? रिस्क को पहले क्या करो? आइडेंटिफाई करो. उसके बाद फिर क्या करो? उसके बाद उसको मेजर करो एंड मॉनिटर करो. तो रिस्क दैट कुड सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द अचीवमेंट ऑफ बैंक गोल्स शुड बी आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड मॉनिटर्ड अगेंस्ट प्री अप्रूव्ड लिमिट्स एंड क्राइटेरिया. फिर कंट्रोल एक्टिविटीज बनाओ. अ बैंक शुड हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल टू मिटिगेट इट्स रिस्क. कैसे कैसे कंट्रोल एक्टिविटी होती है? लाइक पहली एक्टिविटी क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. एक काम को कोई एक इंसान ना करे. एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशन. वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन. रिकंसिलेशन ऑफ पोस्टिंग. सेटिंग अप लिमिट. रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ व्हाट दोस्तों? एक्सेप्शन. फिजिकल सिक्योरिटी. कंटिजेंसी प्लानिंग. ये अलग अलग क्या बताओ? कंट्रोल एक्टिविटीज है. फिर मॉनिटर करो इन एक्टिविटी को, क्या वो वैसी हो रही है कि नहीं जैसा अपन ने सोचा था. And last one is reliable information system. Bank require reliable information system that provide adequate financial operation and compliance information on a timely and consistent basis. Those charged with governance and management requires what dosto? Management information that is easily understood, that enable them to assess the changing nature of the bank's risk profile. समझ में आया? तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है. तो उसके अंदर आपको ये लिखना होगा कि इंटरनल कंट्रोल TCWG, फिर अपन को आइडेंटिफाई मेजर करना है, कंट्रोल एक्टिविटी, मॉनिटरिंग एक्टिविटी एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम. समझ में आया? पक्का? चल अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर तो इस तरीके से हमारा पूरा बैंकिंग वाला कंसेप्ट भी जो है दोस्तों क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बैंक में इससे रिलेटेड पूरे अच्छे से क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक है, क्वेश्चन बैंक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है ऑडिट के केस में. ऑडिट में अगर आपको फतेह करनी है, अच्छा मार्क्स लाने हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट सी क्वेश्चन बैंक. समझ में? अपन ने सब पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, ये सब कमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक, RRB, कुछ देखते जाओ बेटा. RBI के बारे में अपन ने पूरा पढ़ लिया है, फ्रेमवर्क पढ़ लिया, पेक्यूलियरिटीज इन्वॉल्व देख लिया, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देख लिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम, बैंक ऑडिट अप्रोच में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, बाय, हाउ. यस और नो? एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, एडवांटेजेस पढ़ लिया, इनकम रिकॉग्निशन पढ़ लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, पावर ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्टिंग टू RBI में देख लिया अपन ने.
ठीक है, कि भाई कैसे 240 के हिसाब से, कैसे 250 के हिसाब से, फ्लैश रिपोर्ट, ये सब मैंने बताया था। ऑडिट अगर अपन कंडक्ट करते हैं तो फिर कैसे करेंगे, उसके ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये दिख रहा है आपको, ये रिस्क मैनेजमेंट पूरा, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ओवरसाइट, आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल, मॉनिटरिंग। कुछ बोल रहा हूँ मैं? यस, चलो। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो एडवांसेस के बारे में अपन ने देखा है दोस्तों। एडवांसेस की बात की जाए तो एडवांसेस में अपन ने टाइप्स ऑफ एडवांसेस देख लिए थे। ठीक है, यही टर्म लोन, ये सारे लोन। यस और नो? क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस सिक्योरिटी वाइज अपन ने देखा। मोड्स ऑफ सिक्योरिटी, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफ, फिर ये पूरा स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, आउट ऑफ ऑर्डर। कुछ बोल रहा हूँ मैं? यस, यही अपन ने देखा 15%। फिर मैंने सिर्फ 25 भी लिखवाया अनसिक्योर्ड, याद होगा आपको कल। ठीक है, चलिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये अकाउंट रेगुलराइज्ड नहीं है, बैलेंस शीट डेट, ये सब आज पढ़ा अपन ने। कंसोर्टियम आज पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन, इरोजन के बारे में अपन ने देख लिया था। ठीक है, टर्म लोन, ये सारा ऑडिटर स्टाफ। ठीक है, ये एडवांसेस टू स्टाफ ये अपन ने नहीं देखा है। ठीक है, एक बार लिखेंगे वहां पे, अपनी ही बुक में लिख लो। ऑल्सो रीड कंसेप्ट 12.10, ऑल्सो रीड कंसेप्ट 12.10। हाँ, पेज नंबर 10.33। चलिए, क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे एक बार। किसके बारे में बात हो रही है? इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन। स्टाफ लोन क्या होता है बेटा? हाँ, बैंक के स्टाफ को लोन देना। आपको क्या लगता है बैंक वाले जब स्टाफ को लोन देते होंगे तो बहुत महंगे इंटरेस्ट रेट पे देते होंगे? हाँ, बहुत ही कम रेट पर देते होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी जब कम रेट पर इतना लोन मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ऐसे केस पर बोला गया है कि भाई यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसी के बारे में लिखा गया, कहाँ चला गया, ये रहा। Interest bearing staff advances as a banker should be included as a part of advance portfolio. Advances ही माना जाएगा. In case of housing loan or similar, advances granted to staff member when interest is payable after recovery of principal interest need not be considered as overdue from the first quarter onwards. इनमें क्या होता है पता है? इनसे ब्याज बाद में लिया जाता है। इनसे पहले क्या वसूला जाता है? प्रिंसिपल। हमसे प्रिंसिपल और ब्याज एक साथ वसूल करते हैं, लेकिन अपने ही स्टाफ से ये बोलते भैया पहले तो प्रिंसिपल पे कर दे, ब्याज की चिंता मत कर, और बाद में एक साथ आराम से क्या देना, ब्याज देना। Such loan should be classified as NPA only when there is a default in repayment of installment of principal or payment of interest on the respective due date. The staff advances by a bank as an employer and not as a banker as required to be included under the subhead other under the schedule of other assets. इसे आप other assets में डालेंगे। छोटी सी बात थी। एग्रीकल्चर लोन के बारे में अपन पढ़ चुके। कॉम्पिटिशन ऑफ ड्रॉइंग पावर, ठीक है, ये पूरा अपन ने देख लिया था। ऑडिट ऑफ एडवांसेस ये अपन ने पूरा देख लिया है। ठीक है, उसके बाद ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम, पीएनएल आइटम पूरा देख लिया है। ठीक है, और एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटी, बिल परचेज, बिल फॉर कलेक्शन, रिवर्सल ऑफ इनकम, ये सब पढ़ लिया क्या अपन ने? चलो, तो ये सारा कुछ हो गया। एक्सपेंसेस अभी अपन ने पढ़ लिया, ऑपरेटिंग, उसके ऑडिट वो पढ़ लिया अपन ने। तो ये बेसिकली पूरा हो गया इनकम। फिर डिस्क्लोजर ऑन, बस वही केस स्टडी आ गई। यस और नो? एक चीज है जिसे मैंने थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ा है और वहां पे एक साथ दिया हुआ है, वो आपको यहां से ही पढ़ना होगा। कंसेप्ट लिखेंगे, रेफर कंसेप्ट नंबर 11, पेज 10.15, कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट। ठीक है, ऑडिट कैसे कंडक्ट होता है। अब इसमें से होलसेल क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि कंसेप्ट 3 पेज तक चल रहा है, तो रिटेल क्वेश्चन आएगा जो मैंने अपनी बुक में करा दिया आपको। जैसे यहाँ पे बोले ऑडिट ऑफ बैंक कैसे होगा, तो बोले भैया इनिशियल कंसिडरेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट, प्लानिंग करनी होगी, कम्युनिकेट विद प्रीवियस ऑडिटर, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इनिशियल एंगेजमेंट, असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रोमम, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, ठीक है, अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, देख रहे हैं आप ये, और फिर उसके बाद एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, ओवरऑल स्ट्रैटेजी, डेवलप एडिट प्लान, ऑडिट प्लान, मेमोरेंडम, डिटरमाइन मटेरियलिटी, कंसिडर गोइंग कंसर्न, और ये सारी चीजें। तो ये पॉइंट चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो इसका होलसेल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, रिटेल क्वेश्चन आएगा। रिटेल क्वेश्चन कैसा आएगा? जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट, वो इसी के अंदर ही है। देखो पॉइंट नंबर 5,
यही पढ़ा था क्या अपन ने, ओवरसाइट, इन्वॉल्वमेंट, आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोल, यस और नो। वैसे एक और डिटेल क्वेश्चन आ सकता है, इनिशियल कंसिडरेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इनिशियली क्या कंसिडर करना होगा, तो पहले वो चेक करेगा डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस कि इंडेटेड कितना है बैंक, इंटरनल असाइनमेंट इन द बैंक, प्लानिंग, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल एंगेजमेंट। अब ये मैंने अपनी बुक में नहीं डाला है क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको एक तो मॉड्यूल से पढ़ना हो तो मैं खुद ही बता दे रहा हूं, प्लस ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑडिट के जितनी भी बातें हैं, चाहे ऑडिट प्लान की हो, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की हो, प्रीवियस ऑडिटर से बात करने की, ये सब तो अपन ने नॉर्मल ऑडिट में किया ही है। फ्रॉड पता करना है, रोमम को देखना है, जितने स्टैंडर्ड्स पढ़े वही तो है, तो वो सब भी तो यहाँ पे लगेंगे, उनको रिपीट करके मैं बुक को बल्कि नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए आपको यहां से पढ़ना होगा, एक बार आपको यहां से खुद ही देखना पड़ेगा। क्या बात समझ में? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट दिख तो रहा है ना, सब देखा हुआ है, 210 टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। कुछ बोल रहा हूं मैं, वही सब बातें रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, बाकी पूरा करा दिया है, चिंता की कोई बात नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों? पक्का अच्छे से? चलो, तो अभी के लिए कर रहे हैं अपन दोस्तों इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अपन बहुत जल्दी विथ एनीथिंग न्यू। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले पहले भी मैं कुछ आपके लिए कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं, कोई रिवीजन, कोई ऑडियो नोट्स, कोई अलग से सीरीज, कुछ भी होगा अगर मेरे मन में आता है, मुझे समय मिलता है तो जरूर आप तक कम्युनिकेट किया जाएगा। स्टे कनेक्टेड विथ एवरीथिंग, चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम हो, चाहे वो मेरा व्हाट्सएप हो, स्टेटसेस आप देखते रहें, हो सकता है मैं आप तक के वो बात को पहुंचा पाऊं ना पहुंचा पाऊं, बट आप उसे देखते रहेंगे तो आप तक के हर चीज पहुंच जाएगी। हो सकता है मैं कोई वीडियो अपलोड करके ही छोड़ दूं, हो सकता है कि मैं, क्योंकि मेरा मन है एक एमसीक्यू का पूरा केस स्टडी पैटर्न्स जो आते हैं उसका जो आईसीआई का एक बुकलेट होता है उसका सॉल्विंग सीरीज चालू करने का मेरा मन है, लेकिन लेट्स सी टाइम कितना परमिट करता है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल जैसे ही टाइम परमिट करेगा मेरी कोशिश रहेगी कि मार्च के महीने में ही कुछ ना कुछ और करूं, तो इसीलिए कनेक्टेड रहना आप मुझसे, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीजें पता चलती रहे, ठीक है। पढ़ते रहिए, डाउट्स आए या कुछ आए तो जरूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर चुका है, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो आप व्हाट्सएप करिए, मोस्ट प्रोबेबली अब मैं आपको रिप्लाई करूंगा क्योंकि अभी आगे आने वाला एक महीना मेरे लिए थोड़ा सा क्लासेस वाइज स्ट्रेस फ्री है, मैनेजमेंट वाइज जैसा होगा वो तो मुझे भी नहीं पता, बट यस क्लासेस वाइज मैं थोड़ा स्ट्रेस फ्री हूँ, ज्यादा क्लासेस नहीं रहेंगी तो आई विल बी एबल टू डिवोट टाइम, ठीक है दोस्तों, तो वैसा रहेगा, ठीक है। तो आप कनेक्टेड रह सकते हैं। यस सर लीना, आप कुछ बोल रहे थे? ठीक है बेटा, ऑडिट की लिखित अभ्यास बिल्कुल, और एक और आपके माइंड में अगर ऐसा और भी कुछ आता है कि सर ये करा दीजिए तो हमारे लिए और अच्छा होगा, या ये चैप्टर पर कुछ और अच्छा बता दीजिए सर, ये इस पर कुछ अच्छा बता दीजिए, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, लेट जस्ट मेरे तक आने दो, तभी तो मैं सोच पाऊंगा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट, मैं अपने मन से तो मेरे को लगता है ऑडिट कितना ईजी है, अब वो आपको समझ में आता होगा कि यार ऑडिट में ये बड़ी परेशानी है, इसको लेकर के सर कुछ बता दो तो मैं और दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे जरूर बताते रहिए, ठीक है, कि क्या क्या है, उस पर मैं कुछ वीडियो या कुछ भी जो मेरे से पॉसिबल होगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 100% आप तो लोगों तक बताऊं, ठीक है। तो एसएम हो गया, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं जरूर आपके लिए करके दूंगा, ठीक है। चलो आगे जो भी आपके टेस्ट सीरीज है, हाँ बेटा, हाँ श्योरली श्योरली वो तो मैं बता ही दूंगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको किसी भी प्रकार की अगर आपको, क्या बोल रहा था मैं, किसी भी प्रकार की कुछ तो वो बोल रहा था, मैं दिमाग से क्यों निकल गया, चलो ठीक है। हाँ इसके अलावा अगर, हाँ मैं ये बोल रहा था कि आपके जो भी टेस्ट सीरीज है, यस टेस्ट सीरीज के बारे में, कि जितने भी टेस्ट सीरीज आगे प्लान किए गए हैं और आपको बताए गए हैं, प्लीज देना, प्लीज 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 देना, ठीक है। टेस्ट सीरीज, बल्कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि यार नहीं पढ़ा है तो मैं बोलता हूँ तो भी आओ, तो भी दो, उसके लिए पढ़ने की कोशिश तो करो एटलीस्ट। आप एक दिन पहले ही हार मान जाते हो, सुबह अगर आज टेस्ट हो, कल सुबह तुम्हारे दिमाग में है कि पढ़ने बैठना है, तो भी मैं बोलता हूं पढ़ने तो बैठो, मैं 10 क्वेश्चन दूंगा तुम्हें 3 ही बनेंगे, लेकिन वो 3 में से अगर एक भी एग्जाम में आ गया तो तुम्हारा तो 5 नंबर अंदर है ना। किसको क्या पता क्या चीज एग्जाम में आ जाए, मेरे को भी नहीं पता, जो टेस्ट पेपर्स मैं आपको दे रहा हूं हो सकता है उसी में से ही पेपर आ जाए। मेरी लाइफ में ऐसा 2-3 बार हुआ है कि जो मैंने टेस्ट पेपर्स में दिया और हूबहू क्वेश्चन उतर के आ गए, और बच्चे इतने खुश कि सर यही तो आपने क्वेश्चन दिया था मॉक टेस्ट में, बताओ यही क्वेश्चन आ गया सर। तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, दोनों चीज है, एक तो अगर आप मेरे मॉक टेस्ट पे लिख पाए तो आपका कॉन्फिडेंस रहता है कि यार ये क्वेश्चन आंसर तो बनता है, नहीं लिखा था और बाद में आप देखते हो कि यार ये वाला क्वेश्चन अपन को नहीं बनता, तो आप बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट घर जाके पढ़ते हो, फायदा ही है, नुकसान कहीं से नहीं है। नुकसान किस चीज में? नुकसान उस बात पे जब आप घर पे पढ़े हुए हो,
घर पे पड़े रहने से अच्छा तुम यहां आओ। मैं बोलता हूँ फेल तो ऐसे भी हो वैसे भी हो, नहीं भी दे रहे हो तो भी फेल हो, दोगे तो भी फेल हो। अब फिर क्या सोचते हो कौन वहां जाके 3 घंटा बर्बाद करे? तुम क्या आबादी कर रहे हो 3 घंटा? कुछ करने वालों बहुत प्रोडक्टिव तो जिंदगी में होने वाला कुछ नहीं होना है। मैं आओ गिल्ट फील करो अपना आपको, गिल्ट फील करवाओ ना कि नहीं बनता, कि इतने क्वेश्चन आए बताओ 15 क्वेश्चन एग्जाम में दिए तो मैं 2 नहीं बन रहा है। कब आएगा? रियलाइजेशन ही नहीं आएगा, चार दीवारी में थोड़ी ना रियलाइजेशन आएगा। तो अपने आप को गिल्ट फील कराओ, आओ मैं बोल रहा हूँ एग्जाम देने। और अभी भी मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ आपके पास अभी भी लगभग 2 महीने का अच्छा गैप है। इस 2 महीने में भी जिंदगी बदली जा सकती है। सीए फाइनल लोगों ने 15-15 दिन में पढ़ के निकाला है। मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं, लाइफ आंख देखे आंखों देखे वाले हैं, एकदम वैसे हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ 15 दिन में सीए फाइनल मतलब 2 महीना में सीए इंटर ऑल इंडिया रैंकर बनता है। समझ में आ रहा है? लेकिन आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, एटीट्यूड सही होना चाहिए और प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके लिए बस पढ़ाई करनी होगी और टेस्ट देना होगा। समझ में आ गया? पक्का? चलो, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मिलते हैं अपन जल्दी। ठीक है, चलो।